हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग खास तौर पे आदित्य L1 के बारे में जानेंगे डिटेल में। कई सारे क्वेश्चन हैं, MCQ है, काफ़ी विस्तार में आपको बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनके बारे में बताएंगे। साथ में ये भी कि 8 देशों में भारतवंशी का शासन चल रहा है, किसी टॉप पोजीशन पर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब पदों पर है। और भी कई टॉपिक हैं, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक लाइक तो बनता है। तो पहला क्वेश्चन होगा, इसरो ने किसके रिसर्च के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा है? आंसर होगा सिंपल, सूर्य के रिसर्च के लिए। सूर्य पर टोटल रिसर्च होगा। ओके, तो इसी के लिए ये भेजा गया है। 15 लाख किलोमीटर दूर ये जाएगा। अभी लॉन्चिंग हुई है। कब हुई लॉन्चिंग? तो 2 सितंबर को लॉन्चिंग हुई। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन फिर और डिटेल बताएंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन होगा, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? नाम क्या है इस रॉकेट का? आंसर होगा PSLV C57। क्या नाम है? PSLV C57। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके ज़रिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग का जो वीडियो है वो मेरे बगल में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सूर्य की स्टडी करेगा, सन के बारे में। कब लॉन्च हुआ? तो 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर। कब? 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर। कहाँ से लॉन्च हुआ ये? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से। और किस रॉकेट से? PSLV C57, उसका एक्सेल वर्जन था ये। ठीक है, तो इस रॉकेट ने 63 मिनट के बाद आदित्य को पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया। और ऑर्बिट में छोड़ने के बाद अब वो तकरीबन 4 महीने तक यात्रा करेगा। अभी कुछ दिन पृथ्वी के ही ऑर्बिट में रहेगा, उसके बाद फिर 4 महीने तक टोटल उसकी यात्रा होनी है। और L1 पॉइंट है, खास जगह, वहाँ तक पहुँचेगा ये। ठीक है, और उस जगह पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहाँ से सूरज पर आसानी से रिसर्च किया जा सकता है। और डिटेल बताएंगे आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। क्या नाम है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का? आंसर का निगार शाहजी। क्या नाम है? निगार शाहजी। तो ये देख रहे हैं वीडियो, जिसमें इसरो चीफ S सोमनाथ उनके बगल में ये व्याख्यान दे रही हैं। जब ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गया, उसी के बाद निगार शाहजी, ठीक है, इनका नाम है। तो इन्हीं के निर्देशन में ये लॉन्चिंग की गई है आदित्य L1 की। और उसके बाद तमाम जो आगे सूर्य पर स्टडी होगी। अभी तो लंबी यात्रा 4 महीने की, अभी पृथ्वी का ऑर्बिट में है आदित्य L1। उसके बाद वो L1 एक खास पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचेगा, उसमें 4 महीने लगेंगे और फिर स्टडी होगा। तो इन्हीं के निगरानी में, यानी यही प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाहजी, ये नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य L1 वास्तव में क्या है? क्या कहेंगे इसे? सोलर सैटेलाइट कहेंगे, या अंतरिक्ष वेधशाला यानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहेंगे, या रोवर कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अंतरिक्ष वेधशाला। मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में कहेंगे इसे स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो आदित्य L1 वास्तव में एक अंतरिक्ष यान तो है ही, साथ में एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें अंतरिक्ष दूरबीन और बहुत सारे उसमें उपकरण लगे हैं, जो सूर्य पर नज़र रखेगा, उसका अध्ययन करता रहेगा, रिसर्च करता रहेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हमारे द्वारा जो छोड़े गए अन्य उपग्रह हैं उसकी तरह ही है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा? नहीं, ये तो जैसा मैंने कहा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। ठीक है, ये एक खास जगह पर जाएगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच एक रेखा है सीधी, और उसी पर पृथ्वी करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उसका नाम है लैग्रेंज 1। ठीक है, क्या नाम है? लैग्रेंज 1। तो आदित्य L1 वहीं पर जाकर रुकेगा और उसको समझेगा। ठीक है, अब सवाल है कि लैग्रेंज 1 क्या है? ये सब जो डिटेल बता रहा हूँ, ये सब आपके जो एग्जामिनेशन है उसका साइंस का भी पार्ट है। ठीक है, तो लैग्रेंज 1 या फिर L1 क्या है जहाँ पर ये पहुँचेगा? लैग्रेंज 1 जो है ना, या लैग्रेंज बिंदु, वो 2 खगोलीय पिंड, जैसे कि ये सन और ये अर्थ यानी पृथ्वी, दोनों के बीच का स्थान है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर
कोई भी अगर वस्तु को रख देंगे तो वो स्थिर रहेगा। ओके, और दोनों जो पिंड हैं यानी पर सूर्य और अर्थ दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट बनता है वहाँ पर ये न तो उस तरफ जाएगा ना इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये वो फंसा रहेगा वहीं पर, और इसलिए एक जगह पॉइंट पर रहेगा तो हमें रिसर्च करने में बहुत आसानी होगी। तो कई सारे पॉइंट हैं, L1 है, L2 है, L3 है, जो सीधी आप चले जाएंगे तो L3 है, L4 L5 है, और हाँ L2 आप यहाँ देख रहे हैं। और यहीं पर नासा का एक वेब टेलीस्कोप है, उसका नाम है जेम्स वेब। ठीक है, जेम्स वेब, जो कि यहाँ पर है, L2 पर है। तो यहाँ भी ये स्थिर ही रहता है, स्थिर जैसा ही रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ जो अपना आदित्य L1 जो जा रहा है वो इस पॉइंट पर रहेगा, मतलब ठीक इसके विपरीत यहाँ पर सूरज की ओर रहेगा और सूर्य का रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो एक सवाल और उठता है जो मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो न्यूट्रल हो जाता है। अब सवाल ये होगा कि क्या यहाँ अस्थायी तौर पर किसी वस्तु को रखा जा सकता है? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम यहीं पर टिकाए रखें किसी चीज़ को, अब रख दिया तो वहीं पर रहे। अब होता यह है कि आकाश में बहुत सारे आकाशीय पिंड होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण में बदलाव भी होता है। उदाहरण के तौर पर जब चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और आदित्य L1 के बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ जो चंद्रमा दिख रहा है आपको, अगर ये चंद्रमा यहाँ पर है तो उस वक्त थोड़ा सा इसे ग्रेविटेशनल फोर्स इस ओर खींचेगा। ठीक है, तो ऐसे में खिंचाव जो डालेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये बहुत हल्का सा होगा, लेकिन हल्का सा भी वो खिंचाव करेगा। ऐसे में क्या है, जो आदित्य L1 है उसके पास भी अपना प्रोपल्शन यूनिट लगा हुआ है उसमें, और वो क्या करेगा, वो हल्का सा फोर्स लेगा और फिर से वहीं पर अपने L1 पॉइंट के आसपास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब सवाल एक और बात है यहाँ पर कि L1 पॉइंट पर क्या स्थिर रहेगा ये? तो देखिए नहीं, L1 पॉइंट पे भी एक बहुत ही छोटा सा एक रोटेशन लगाएगा, वो इस तरह से गोल गोल वो घूमता रहेगा, स्थिर एकदम नहीं रहेगा, वो अदृश्य केंद्र की वो परिक्रमा करता रहेगा। और ये 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ी सी अधिक गति होगी यहाँ पर जो वो परिक्रमा करता रहेगा, वो सर्कल में लगाता रहेगा। ओके, तो आदित्य L1 जो मिशन है उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अंतरिक्षयान को यानी आदित्य L1 को इस पॉइंट पर टिकाए रखना, इस जगह पर सावधानी से वहाँ पर फिक्स करना। ठीक है, तो वो वहाँ पर जाकर और एक अदृश्य पॉइंट की ये परिक्रमा भी करता रहेगा इस जगह पर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम सूर्य का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और क्या क्या रिसर्च होने वाला है? तो देखिए, आदित्य L1 जो है ना उसके 2 तरह के उद्देश्य हैं, एक अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म और एक दीर्घकालिक यानी एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या उद्देश्य है? तो सूर्य पर किसी भी विस्फोट जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन जो होता है, यानी सोलर जो तूफान आता है या आवश्यक जो कण होते हैं उस पर बहुत पैनी नज़र रखना। और ये सोलर तूफान जो होते हैं वो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ से जो सोलर तूफान उठता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सैटेलाइट हैं उसको बहुत नुकसान होता है। एक समय तो पिछले साल ऐसी भी खबर आई थी कि जो स्पेस एक्स के जो बहुत सारे सैटेलाइट हैं वो सोलर तूफान की वजह से पृथ्वी पर गिर गए थे या पृथ्वी पर ऑर्बिट में आए, वो जल के भस्म हो गए थे। ठीक है, अंदर नीचे गिरते ही वायुमंडल का में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें खराबी आती है, बिजली ग्रिड है उसको नुकसान पहुंचा सकता है जो सोलर तूफान यहाँ से निकलता है वो। तो उसके बारे में एग्जैक्ट वो बताएगा कि तूफान जो है निकलने वाला है, उसकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के तौर पर भी वो काम करेगा। ठीक, आज भारत के पास लगभग 50,000 करोड़ रुपए की अंतरिक्ष संपत्ति, स्पेस संपत्ति हमारे पास है 50,000 करोड़ के आसपास की, और उसको सोलर तूफान से बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो है शॉर्ट टर्म उद्देश्य। ठीक है, और लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है? लॉन्ग टर्म उद्देश्य ये है कि सूर्य के बारे में रिसर्च करना और इसके बारे में मानव जाति को ज्ञान कैसे ज़्यादा बढ़े ताकि आने वाले वक्त में हम सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें
हम रिसर्च कर सकें, उसके बारे में बहुत सारी जान सकें। और फिर ये सोलर सिस्टम नहीं, अंतरिक्ष बहुत विशाल है, अनंत जैसा है, तो वहाँ के बारे में भी हम जान सकें। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है कि लागत कितनी है इसकी। जहाँ तक लागत की बात है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक सटीक आंकड़ा इसरो की ओर से नहीं दिया गया था, इसलिए ये है माना जाता है कि 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच में। कुछ वेबसाइट एग्जैक्ट दे रहे हैं कि 375 करोड़, कुछ कह रहे हैं 362 करोड़। तो बहुत सारे आंकड़े अलग अलग अखबारों में, यहाँ तक कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, सब में अलग अलग आंकड़े मुझे मिले, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच में ये स्थित है। अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये जो आदित्य L1 है वो सूर्य की जो गर्मी है उससे पिघल नहीं जाएगा? तो देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि L1 जो है ना पॉइंट यहाँ पर है, ये जो L1 पॉइंट है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो जितनी दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की, उसका मात्र 1% के आसपास ही है। बेशक L1 पॉइंट पर तापमान बहुत अधिक होगा, लेकिन ये कुछ हज़ार या लाखों के बजाय केवल कुछ 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, इसमें बहुत सारे हीट शील्ड भी लगाई हुई है, जो यहाँ आप देख रहे हैं हीट शील्ड है, तो ये अपने आप को बचा लेगा, उससे उस गर्मी से बचा लेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आप समझ चुके होंगे। हम सूर्य के बेहद नज़दीक नहीं जा रहे हैं। नासा का एक प्रोजेक्ट था, वो सूर्य के सोलर पार्कर प्रोब, वो बहुत ही नज़दीक गया था। उसमें भी हीट शील्ड इतने मजबूत थे कि वो नज़दीक जाकर भी वो बचा रहा। ठीक है, लेकिन हम काफ़ी दूर रहेंगे, यहाँ से 15 लाख किलोमीटर है, लेकिन सन से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ 100 डिग्री सेल्सियस तो ज़रूर होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि हमारा जो आदित्य L1 है वो पिघल जाए। तो मुझे लगता है ये पूरा मुद्दा आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और जब भी आगे और डिटेल आएगा तो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बताऊं कि जो भी मैंने बताया और या बताने जा रहा हूं वो सब PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, वहाँ पर लिंक भी अवेलेबल है। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, 1 ईयर का, बहुत मामूली रकम है। इसके ज़रिए आपको 365 दिनों तक PDF मिलेगा, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स डिटेल। और वो कई तरह के होते हैं, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और इसी के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो बिहार कांस्टेबल के भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुके हैं। आपको SSC GD कांस्टेबल, जो कि अभी अभी उसका नोटिफिकेशन आया है, उसके भी टेस्ट सीरीज़ हैं, और तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं इसी मेंबरशिप के साथ। बहुत मामूली रकम है, 1 साल तक, यानी अगले 365 दिनों तक के लिए। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंसर होगा इनका थरमन शनमुगरत्नम। क्या नाम है? थरमन शनमुगरत्नम। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ है इनका, भारतीय मूल के हैं। एक बार सिंगापुर को देख लेते हैं, फिर इनके बारे में और डिटेल बताएंगे। मैप के जरिए चलते हैं। प्यारा भारत है हमारा, और अब चलते हैं सिंगापुर की ओर। सिंगापुर कहाँ पर है? बहुत ही छोटा सा देश है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप। ठीक है, और इसके पड़ोसी देश क्या है? इधर है मलेशिया, और मतलब इसके इस तरफ मलेशिया हो गया, और इधर वाला जो हिस्सा ना ये इंडोनेशिया है। तो अभी कलर भी दिखाते हैं कलरफुल में, तो ये इंडोनेशिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये है सिंगापुर। ठीक है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सीन लुंग। क्या नाम है? ली सीन लुंग। राजधानी सिंगापुर की, सिंगापुर ही है शहर, और मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं। तो 1 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुआ था, और उसके बाद 2 सितंबर को ऐलान हो गया कि कौन चुनाव जीत गए हैं। तो भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम। ठीक है, उन्होंने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारे शिकस्त दे दी है, और वो 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, उन्होंने 8वें राष्ट्रपति हलीमा याकूब, वो उनकी जगह लेने वाले हैं, और हलीमा याकूब भी भारतीय मूल की ही है। अब इनके बारे में और कुछ बताते हैं आपको।
इनके दादा वो तमिलनाडु से जाकर सिंगापुर में बसे थे, इनके दादा। और इनके पिता प्रोफेसर के शनमुगरत्नम वो चिकित्सा वैज्ञानिक थे और उन्होंने सिंगापुर में मतलब पैथोलॉजी बड़े पैमाने पर स्थापित की थी और पैथोलॉजी के जनक भी माना जाता है उनको वहाँ सिंगापुर में। ठीक है, इनका जन्म यानी थर्मन का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1957 को 1957 में सिंगापुर में ही। कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई की, उसका सिंगापुर के पॉलिसी मेकर रहे, इकोनॉमिस्ट रहे। ठीक है, और फिर ग्लोबल फोरम पर सिंगापुर और इंडिया के बारे में बहुत बेबाकी से बात रखते हैं। वे कहते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों महाशक्तियों को यह अहंकार छोड़ देना चाहिए कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको पता होना चाहिए कि विकासशील देश बहुत ज़रूरी हैं दुनिया में और आगे बढ़ रहे हैं भारत जैसे। ठीक, इनके परिवार के बारे में बताऊं, इनकी पत्नी जेन इटोगी वो चीनी जापानी मूल की हैं और दोनों की मुलाकात कैम्ब्रिज में हुई थी। एक बेटी है, 3 बेटे हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात। और बताऊं, ये तीसरे भारतवंशी राष्ट्रपति हैं, होंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने वाले तीसरे व्यक्ति होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हम, चूँकि सिंगापुर की बात की है तो इसलिए ज़रूरी है कि जो 8 देश हैं जिसकी कमान भारतीय मूल के लोगों के पास है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, भारत के अलावा। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर रही है। तो एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना जो भी आपको स्टार जैसा नज़र आ रहा है वहाँ पर भारतीय मूल के लोग शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो याद भी हो जाएगा आपको। ये रहा यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। इनके दादा दादी वो अविभाजित भारत के रहने वाले थे। वो उनके दादा दादी जो है गुर्जावाला के रहने वाले थे, हालांकि आज़ादी के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, अगला स्थान आता है किसका? पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। यहाँ पर पुर्तगाल है, ये देख रहे हैं स्पेन के बगल में। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा। अब आगे बढ़ते हैं, मॉरिशस की ओर चलते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, कहाँ पर मॉरिशस? यहाँ पर द्वीपीय देश है छोटा सा, ये रहा ये मॉरिशस और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ। और इसी के पास में सेशल्स है, आगे चलते हैं सेशल्स की ओर। वहाँ के प्रेसिडेंट, ये वाला अभी नीचे की ओर आ रहा है, ये सेशल्स है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वावेल राम कलावन। ओके, ये वाला हिस्सा ये देख रहे हैं, ये सेशल्स हुआ। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। अब बात करेंगे हम लोग आगे सूरीनाम की। ठीक है, सूरीनाम यहाँ पर रहा। ये कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है वहाँ पर उस तरफ ये सूरीनाम है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और उसी के बगल में ये गुयाना है और गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो यूएसए की तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, और चलते हैं आगे सिंगापुर। अब सिंगापुर आएंगे, वहाँ पर राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है सिंगापुर। तो मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे। 8 देश, सब जगह दिखवाया मैंने आपको, देखा आपने। अब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा आपने, शेयर कर दीजिएगा मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन होगा अगला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया या उनको चुना गया? आंसर होगा डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, तो इस बार जो मैग्सेसे पुरस्कार है कुल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो ये देख रहे हैं 5 में एक भारतीय भी है, रवि कन्नन आर भारतीय हैं, बाकी अन्य देशों के हैं। ठीक है, तो ये सब नाम भी आप देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, रवि कन्नन आर जो है ना, उनके बारे में बताऊं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं,
चेन्नई के रहने वाले हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इलाज किया हुआ है, बहुत सारे रोगियों का मुफ्त में इलाज किया हुआ है, तो इस वजह से उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में अगर आप जानेंगे तो उसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, और ये पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे उनकी याद में दिया जाता है, और वो एशिया के ये अवार्ड जो है ना वो एशिया के व्यक्तियों या संस्थाओं उनको दिया जाता है अपने क्षेत्रों में विशेष काम करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? आंसर होगा अक्टूबर को, ठीक है। ये घोषणा जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने की है। उन्होंने कहा है कि जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय ने नागरिकों के जीवन को समृद्ध करने के लिए जॉर्जिया राज्य में काम किया है, तो इसलिए ये जो मंथ है उसको डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 51वें राष्ट्रीय एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड के लिए किन्हें चुना गया है? आंसर होगा एकता कपूर, ठीक है, वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तो उनको राष्ट्रीय एमी अवार्ड गाला जो साहित्य पुरस्कार में ये सम्मान जो है ना वो मिलेगा, ओके। तो इसका आयोजन कब होगा, अवार्ड सेरेमनी कब होगा? तो 20 नवंबर को होगा इसी साल, न्यूयॉर्क में किया जाएगा, उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का, सबसे ज़रूरी आदित्य L1 के बारे में भी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर, और कल संडे का वीकली देखिएगा ज़रूर, ओके। अब मिलते हैं मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में। बाय।